जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। धक्का मारेगा धक्का मारा तू दूर खड़ो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने कहा है कि यूक्रेन जंग से ये बात साफ हो गई है कि वेस्ट की सुप्रीमेसी खत्म होने की तरफ है और चाइना रशिया की साझेदारी के साथ सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है और ये बदलते हालात पिछली कई सदियों का अहम मोड़ है। ब्रिटेन के फॉर्मर पीएम ने कहा है कि दुनिया करवट बदल रही है और ये ऐतिहासिक तौर पर दूसरे वर्ल्ड वॉर के खात्मे या सोवियत यूनियन के डाउनफॉल की तरह ही है। लेकिन इस बार अमेरिका की अगुवाई वाला वेस्ट असरदार हालात में बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बदलती सियासी तस्वीर के बीच भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाले सियासी तमाशे के दौरान मोदी सरकार पनीर, दूध, दही, लस्सी, छाछ, आटा, दाल, चावल, गुड़, गेहूं, बाजरा, ज्वार पर 5% जीएसटी वसूलेगी। तो हॉस्पिटल के 5000 वाले कमरे पर 5% जीएसटी वसूलेगी और होटल के 1000 वाले कमरे पर 12% जीएसटी वसूलेगी। वहीं ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच पर 18% जीएसटी वसूलेगी। गरीबों का निवाला आटा, बुजुर्गों और बीमारों के लिए ज़रूरी दूध, दही और बच्चों का फ्यूचर संवारने के लिए ज़रूरी स्कूल स्टेशनरी और किताबों पर टैक्स लगाने वाला भारत अब इकलौता मुल्क बन गया है। मतलब पैसा जोड़ो तो टैक्स, पैसा खर्चो तो टैक्स, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, खाने पर टैक्स, सड़क पर टैक्स। न जाने कितने टैक्स भरने हैं अब लोगों को। शायद सांस लेने पर ही बस जीएसटी लगाना बाकी रह गया है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपये के पसीने छूट रहे हैं। इस साल अब तक रुपया 7% टूट चुका है और दिसंबर 2014 के बाद 25% कमजोर हुआ है और लगातार नीचे गिरते हुए ट्यूसडे को पहली बार रुपए की कीमत $1 के मुकाबले घटकर 80 रुपए के पार हो गई है। लेकिन दुनिया की बदलती सियासी तस्वीर के बीच भारत में रैडिकल नेशनलिज्म और नफरत का सियासी तमाशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि रैडिकल नेशनलिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर में धकेल चुका है। पहली दुनियावी लड़ाई राजाओं के बीच हुई थी। खुद की निगाह में वो सुप्रीम थे, ताकतवर थे, सो पूरी दुनिया जीतना चाहते थे और नतीजा ये हुआ कि एस्ट्रो हंगेरियन अंपायर, रशियन जार, जर्मन कैसर और ऑटोमन अंपायर धूल में मिल गए और साथ ही इंपीरियलिज्म खत्म हो गया। नेशनल स्टेट्स बने लैंग्वेज, एथनिसिटी के बेस पर। फिर दूसरी जंग कौमों के बीच हुई। जर्मन नेशनलिज्म और सुपीरियरिटी की हुनक ने जो मंजर बनाया उसे आगे की कुछ पीढ़ियों ने याद रखा और उस गलती से सबक लिया। दुनिया ने एक दूसरे मुल्कों की सरहदों की इज्जत करना सीखा। दूसरी कौम, दूसरे मजहब, दूसरे कल्चर को जैसा है वैसा छोड़ना सीखा। इकोनॉमिक, सोशल, इंस्टीट्यूशनल ग्लोबलाइजेशन हुआ। हिस्ट्री में पहली बार ग्लोबल फोरम बने, ग्लोबल इकोनॉमी बनी, मुल्कों के बीच टेक्नोलॉजी शेयर हुई। जो इस वक्त मौजूदा भारत में राष्ट्रवाद पनप रहा है, वो नेशनलिज्म का तमाशा तब ढीला पड़ा और पिछले 70 साल ह्यूमन इतिहास की तरक्की और अमन का बेहतरीन मौका रहा। लेकिन इससे भी कुछ नेताओं को ऊब होने लगी और फिर अब 2 दशकों से एक अलग किस्म के लीडर्स का दौर आया है।
फोर्सफुल नेता, मजबूत सरकारें, दादागिरी, मेजॉरिटिज्म, कोऑपरेशन और रेस्पेक्ट नहीं, कंपटीशन और सुप्रेशन के नए सियासी तमाशे को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ है। डेमोक्रेसी में 1/3 लोगों को भी आपने बलगला दिया तो जबरदस्त बहुमत की सरकारें आती हैं। कई मुल्कों में जाति या कौम की इनविजिबिलिटी का नशा फैलाकर इलेक्शन जीतने का तमाशा परवान चढ़ रहा है, पर इस तबाही के बीच इसको पैदा करने वाली जमीन में ही बोए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फर्जी कैंपेन चलाने वाले बोरिस जॉनसन को खुद ही यकीन नहीं था कि ऐसा असल में हो ही जाएगा, पर जब ब्रेग्जिट हुआ तो ब्रिटेन हक्का बक्का रह गया। वहां की इकोनॉमी संभाले नहीं संभल रही है। कोविड ने गिरावट को और तेज कर दिया। चुनाव जबरदस्त बहुमत से जीतने के बावजूद बोरिस जॉनसन सत्ता का मजा नहीं ले पाए। पार्टी के सांसद और मंत्रियों ने ही उन्हें चलता कर दिया। दूसरी तरफ फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति चुनाव तो जीते पर संसद में बहुमत खो बैठे और अब लकवाग्रस्त सरकार चला रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप को जनता ने हटा दिया तो वहीं श्रीलंका के सुपर ह्यूमन गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका की जनता ने ही घर में घुसकर खदेड़ दिया। लेकिन सबसे बुरा जापान के शिंजो आबे के साथ हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो हकीकत यह है कि इन सब ने अपनी खुद की बोई हुई फसल ही काटी है। कहने का मतलब है कि कितनी भी उछल कूद कर लें, कितनी भी किलेबंदी कर लीजिए, जुबानी आग लगा के नफरत फैला लीजिए, चुनाव जीत लीजिए, लेकिन अमन, कोएग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन ही प्रॉस्पेरिटी की बुनियाद है। अपने ही मुल्क के लोगों के बीच नफरत फैलाकर, आग लगाकर पाई सत्ता उसी आग में एक दिन जलकर तबाह हो जाती है। मुसोलिनी और हिटलर जैसे राइट विंगर हुक्मरानों का अंजाम इतिहास में दर्ज है, लेकिन उतनी दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका के गोटाबाया राजपक्षे और जापान के आबे कल परसों के ही एग्जाम्पल आपकी नजरों के सामने मौजूद हैं। खैर, अब भारत में इसी तरह के तबाही वाले सियासी खेल से जुड़ी हुई अहम खबर जान लें। तो दोस्तों, बीजेपी की फॉर्मर नेशनल स्पोक्सपर्सन नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने एक बार फिर उन्हें जान से मारने और बलात्कार की धमकी दी है। नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि उनके खिलाफ पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज करी गई है। ऐसे में सभी एफआईआर को दिल्ली वाली एफआईआर से जोड़ देना चाहिए। और आज यानी ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फौरी राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार ना किए जाने का ऑर्डर जारी कर दिया है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पिछले महीने एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करी थी, जिसके चलते देश के कई स्टेट्स में उनके खिलाफ लगभग 1 दर्जन एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उनके इस बयान के विरोध में दर्जन भर से ज्यादा मुस्लिम मुल्क एक साथ आ गए थे और मोदी सरकार के सामने ऑफिशियल तौर पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की टिप्पणियों को तकलीफदेह बताया और कहा था कि उनको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि एक टीवी चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा ऐसे मामले पर डिबेट करने का क्या मकसद था जो पहले ही कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की बयानबाजी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर आप एक पार्टी की स्पोक्सपर्सन हैं तो आपके पास इस तरह का बयान देने का लाइसेंस नहीं है। खैर, अब इसी मामले में सभी एफआईआर को एक जगह करने पर सुनवाई आने वाले 10 अगस्त को करने का फैसला किया गया है और कहा है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज 5 एफआईआर को रद्द कराने के लिए दायर याचिका की सुनवाई करी थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मोहम्मद जुबैर के मामले में 20 जुलाई से पहले कोर्ट की इजाजत के बिना जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अदालत ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नोटिस जारी करके कोर्ट की मदद करने को भी कहा है। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन मामलों में जुबैर को फौरी तौर पर राहत दी है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस जिले में दर्ज हैं। इसके अलावा जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 1 और दिल्ली में 2 एफआईआर दर्ज हैं। उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की 5 एफआईआर रिपोर्ट को खारिज कराने के लिए याचिका दायर करी हुई है। इस याचिका पर कल सुनवाई नहीं थी, लेकिन जुबैर को रिमांड के लिए हाथरस कोर्ट ले जाए जाने की खबर आने के बाद उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने इस बारे में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को जानकारी दी। कानूनी मामलों पर खबरें करने वाली न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वृंदा ग्रोवर से इस मामले को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने उठाने के लिए कहा और फिर वृंदा ग्रोवर ने दोपहर 2 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने गुहार लगाई कि हाथरस कोर्ट को रोका जाए। ये पूरी तरह से प्रोसीजर्स का मिसयूज है। जुबैर की जान को खतरा है और उन्हें तिहाड़ जेल वापस लाया जाए। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान जुबानी कहा कि सभी एफआईआर का कंटेंट एक जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें दूसरे मामले में रिमांड पर लिया जाएगा। ये एक विश्वस साइकिल यानी दुष्चक्र जारी रहेगा। खैर दोस्तों, हकीकत ये कि नूपुर शर्मा को मोदी सरकार फ्रिंज एलिमेंट डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन उसको सिक्योरिटी भी दे रखी है। तो वहीं नूपुर शर्मा को एक्सपोज करने वाले मोहम्मद जुबैर फर्जी मुकदमे में जेल में हैं और अब इन दोनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख आप सबके सामने है ही। इसीलिए मैंने शुरू में ही रैडिकल नेशनलिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद के चलते तबाही की तरफ जाते मुल्कों की बात करी है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।